नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। आज हम बात करेंगे खार ईस्ट की, जो जवाहर नगर कहा जाता है। हम बच्चों के शिक्षा के बारे में बात करेंगे कि बच्चों की जो शिक्षा होती है वो कितनी अनमोल होती है। जाहिर तौर पर आने वाला जो भविष्य है वो बच्चों का ही है, लेकिन हम इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले कुछ तस्वीर दिखाना चाहेंगे, कुछ चेहरे दिखाना चाहेंगे जिनका मकसद कुल मिलाकर यही है कि आने वाला जो दिन हो वो शिक्षाप्रद हो, शिक्षा से जुड़ी हुई बातों को ध्यान में लाया जाए, अमल में लाया जाए, ताकि एक नए समाज का निर्माण किया जा सके, एक नई सोच को पैदा किया जा सके। और जाहिर तौर पर इसमें इस बात को समझना होगा कि वाकई शिक्षा को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें इस देश में होती हैं, अच्छे दिन की बात, सबका साथ सबका विकास की बात करती है सरकार, ऐसे में आम बच्चों का जो भविष्य है उसको लेकर कौन मेहनत करता है, कौन सोचता है, आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे। क्योंकि यही बच्चे अगर सही ढंग से ट्रेंड कर दिए जाए तो हो सकता है कि इनमें से कोई झांसी की रानी, कोई जवाहरलाल नेहरू, कोई इंदिरा गांधी और कोई नरेंद्र मोदी फिर से निकल सकता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने गरीबी रेखा से कभी भी घबराया नहीं, गरीबी रेखा के अंदर रहते हुए उन्होंने इस देश को एक मुकाम दिया है, अपना जो टैलेंट है, अपनी जो प्रतिभा है उसको दिखाने की कोशिश की है। लेकिन सबसे अहम है कि आज महंगाई का दौर है, संसाधनों का दौर है, लेकिन ऐसे में इच्छा शक्ति की भी कमी नहीं है, इस बात को भी महसूस करना चाहिए। क्योंकि बड़े बड़े संस्थान दावा करते हैं कि शिक्षा को लेकर उनकी सोच अलग है, लेकिन ये सच है कि अगर आपके पास डोनेशन के लिए पैसे नहीं है, फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, तो आपके बच्चे शायद समय से पहले ही कुम्हला जाएंगे। आज अनिकेत है हमारे साथ, ये लगातार बच्चों के एजुकेशन के लिए काम करते रहते हैं, उनके ग्रुप के लोग हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि आज की तारीख में एजुकेशन कितना मुश्किल हो गया है। अनिकेत, आप इस मुश्किल को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि बच्चों का भविष्य जो है बहुत ही मुश्किल से बनाया जा सकता है। एक्चुअली अभी फ़िलहाल जैसे मैं पिछले 5 सालों से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो मैंने हर जगह देखा है कि एजुकेशन एक लेवल का बिज़नेस ही बन चुका है अभी फ़िलहाल। और ये हो रहा है कि उस बिज़नेस में कम से कम हमारे कस्टमर यानी हमारे स्टूडेंट जो है उनको एक नज़रिए से देखो कि उन्हें हम वो बेनिफिट दे, लेकिन वो बेनिफिट एक्चुअलिटी में दिया नहीं जा रहा है। अगर मैं जहाँ तक देख रहा हूँ सब स्कूल्स में एडमिशन्स के टाइम डोनेशंस मांगे जाते हैं, या फिर एरिया का भेदभाव किया जाता है कि ये ईस्ट एरिया से है तो हम नहीं लेंगे, वेस्ट एरिया के तो हम लेंगे। इससे कहीं ना कहीं बच्चों पे असर पड़ रहा है। अगर कोई बच्चा ईस्ट में जन्म लेता है तो वो उसकी कोई गलती नहीं होती, ना ही उसके माँ बाप की कोई गलती होती है। हर एक का अपना बैकग्राउंड होता है, लेकिन जहाँ तक मैं देखता हूँ कि वेस्ट के पेरेंट्स जितने अपने बच्चों को लेकर अलर्ट नहीं होंगे उतने शायद ईस्ट के पेरेंट्स आजकल है। तो मैं यही सब चाहता हूँ कि ये सारे चेंजेस आए, और अगर उसमें मैं कुछ एक छोटा सा पार्टिसिपेशन दे सकूँ बच्चों के इस डेवलपमेंट में, तो वो मैं कर रहा हूँ P3 प्री प्राइमरी स्कूल के ज़रिए, जिसमें मुझे मेरी जो प्रिंसिपल मैम है भावना जैन, उनकी पूरी हेल्प मिल रही है। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि एजुकेशन में कुछ चेंजेस आए, जो चेंजेस हम सोच रहे हैं। और मेरा इसके लिए एक स्लोगन होता है कि चेंजेस आर नॉट जस्ट टू बी थॉट, दे आर टू बी ब्रॉड। तो हमें वो खुद उतर कर उसमें चेंजेस लाने होंगे, और वही हम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि बाकी स्कूल्स भी हमें इसके आगे सपोर्ट करें। बड़ी अच्छी बात आपने कही। सपोर्ट का मतलब क्या होता है आप समझते होंगे, लेकिन भावना, अगर बच्चों की भावनाओं को समझ पा रही हैं और भावना की भावनाओं को ये सिस्टम नहीं समझ पा रहा है, तो दोष कहाँ है, किसका है? भावना जी, आपको लगता है कि आपकी भावनाओं को जो समझने का काम सरकार की तरफ से करना चाहिए उसमें कमी है? जी हाँ, थोड़ा बहुत तो लगता ही है, क्योंकि डोनेशन मांगना वगैरह, जबकि कहा जाता है कि शिक्षा का अधिकार हर एक को है, तो फिर डोनेशन की मांग क्यों? या ये क्यों कहा जाता है कि ईस्ट का बच्चा है तो वेस्ट के स्कूल में नहीं ले सकता है? क्यों ऐसा कहा जाता है? या फिर बड़े बड़े वादे तो किए जाते हैं, लेकिन जब बच्चा एडमिशन लेता है उसके बाद में वो सब चीज़ें पूरी नहीं होती है। स्टार्टिंग में अगर डोनेशन नहीं लिए जाए तो बाद में किसी न किसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके ही, लेकिन उनसे पैसे की मांग तो की ही जाती है। तो मतलब डोनेशन का जो राक्षस है खत्म नहीं होता है होता है, भले थोड़ा थोड़ा करके। किस्तों में, यानी किस्तों में मुझे कत्ल किया जाएगा। आने वाले दिनों के लिए जो चुनौतियां महसूस कर रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगी? सबका साथ सबका विकास का नारा दिया गया था। जी हाँ, सबका साथ सबका विकास का नारा तो दिया गया था, बट कहाँ तक पूरा हुआ वो मैं नहीं कहना चाहूँगी। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि हमने कहाँ तक पूरी कोशिश की है। हमने यही कोशिश की है केयर फाउंडेशन के साथ मिलकर। जब मैंने ये देखा कि यहाँ के स्कूल्स वगैरह, बहुत सारे स्कूल्स हैं जो बड़े बड़े वादे करते हैं या फिर इतना ज़्यादा डोनेशंस वगैरह मांगते हैं कि अच्छी शिक्षा और बोलते हैं ना टेक्नोलॉजी के साथ में शिक्षा देना शायद हर एक माँ बाप का वो सपना पूरा नहीं हो पाता है। तो जब केयर फाउंडेशन के साथ में हमने मिले, केयर फाउंडेशन के अध्यक्ष अनिकेत बंकाल ने, हमने मिलके ये सोचा, उन्होंने ये सुझाव रखा कि वही शिक्षा हम कम पैसे में क्यों नहीं दे सकते। तब P3 का चालू किया हमने, और
अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ में हमने वो शिक्षा देने की कोशिश की है, वो भी कम से कम प्राइस में। या ये P3 का मतलब क्या होता है ये बताइए, अनिकेत क्या होता है? P3 का फुल फॉर्म है प्ले प्रिजर्व और प्रोग्रेस, जिसमें 3 P स्टैंड करते हैं। एक का नाम होता है प्ले। प्ले का मतलब हम चाहते हैं कि बच्चे खेल कूद कर ही शिक्षा ग्रहण करें। प्रिजर्व का मतलब होता है कि वो उस शिक्षा को अपने साथ लास्ट तक रखे, ना कि जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा सेकंड में जाता है वो भूल जाता है। हम नहीं चाहते कि वैसा हो। और थर्ड जो है प्रोग्रेस, हम चाहते हैं कि उसे प्रिजर्व करने के बाद कहीं ना कहीं वो बच्चे आगे बढ़े। तो प्ले प्रिजर्व प्रोग्रेस का यही मतलब है, खेल कूद कर सीखो, उस शिक्षा को ग्रहण करो, अपने साथ रखो और आगे बढ़ो। अनिकेत, लेकिन जहां अगर हम महंगाई से पूरे देश को, खासकर गरीबों की बात करें तो हर गरीब परेशान है, क्योंकि उनका जो बजट है वो बिल्कुल बिगड़ चुका है। आप इतना कम बजट में कैसे ये सोच पाए? तो सिर्फ 2-4 चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। जैसे हमारे यहाँ पे जो टीचर्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ के जो टीचर्स है वो सर्टिफाइड है। अगर इतने लो बजट में आप देखोगे तो कोई भी यही रीज़न देगा कि हमारे पास पे करने के लिए पैसे नहीं, उस वजह से हमारे टीचर्स अनक्वालिफाइड है, जैसे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं। बट अगर आप हमारे स्कूल की जांच भी कर लोगे तो आपको सारे ECCED या PPDC ये कोर्स किए हुए टीचर्स मिलेंगे। अब हमने उन टीचर्स से सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज़ रखा है कि आप थोड़े कम चार्जेस हमसे ले, जो कि जैसे होता है ना, हम अगर सैलरी ज़्यादा देते हो हमें फ़ीस ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तो हम वो सारी चीज़ें, इवन हमारे जो यहाँ के ओनर है अमरीश सिंह ठाकुर जी, उन्होंने भी हमें हेल्प की है। थोड़ा सा रेंट कम लेते हैं, थोड़ा आगे पीछे होता है तो कभी कुछ बोलते नहीं है। तो इन सब चीज़ों की सहायता से, और साथ में हमारे पेरेंट्स तो है ही जो इतने साल से हमें सपोर्ट करे जा रहे हैं और हमें बहुत हेल्प मिल रही है उनकी। तो उन सब चीज़ों से हमें ये ईज़िली करने को पॉसिबल हो रहा है। सोच अच्छी होती है तो रास्ते निकल आते हैं, लेकिन सबसे जो बड़ा सवाल है वो ये है कि वाकई बाकी जो लोग जो सक्षम हैं वो आखिर इस तरह की कल्पना क्यों नहीं कर पाते? अनिकेत और भावना जैसे लोग अगर इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो जाहिर तौर पर एक सबक लेने का काम समाज को करना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जिन बच्चों को अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, इसमें ये इनका भी हक है, लेकिन ये कुछ लोगों की मेहनत की वजह से ही मिल पा रहा है। अगर समाज पूरा इस समस्या को समझे, इसके योगदान को समझे, तो समझा जा सकता है कि वाकई सरकार का नज़रिया अब बच्चों के प्रति और बच्चों की शिक्षा के प्रति बहुत कुछ बदलना चाहिए, क्योंकि सबका साथ सबका विकास तभी संभव है जब हर किसी को एहसास हो कि सरकार उसके साथ है। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले दिनों जिस देश तरह से सरकार बनी, मोदी साहब ने नारा दिया, आपको कुछ लगा कुछ बदलाव हुआ इस देश में? फिलहाल तो नहीं हुआ है, शायद वक्त लगे। कोशिश तो कर रहे हैं उन लोग, शायद धीरे धीरे कुछ काम हो आगे। अच्छा, हर माँ बाप का सपना होता है बच्चा कुछ बने, आपका भी कोई सपना रहा होगा, उस सपने के बारे में हम जानना चाहेंगे। क्या सपना है आपके बच्चे के लेके? है बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे, लाइफ में अपना कुछ करें। और कुछ डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, मिनिस्टर कुछ भी तो बने। जी है, अभी और बच्चे हैं। लड़की अभी मेरी 10वीं का बोर्ड दी है, आगे उसके लिए है कि इंजीनियरिंग कर सकेगी तो अच्छी बात है। ये जो सिस्टम है पढ़ाई लिखाई का, उसके बारे में क्या कहेंगे? सिस्टम तो बहुत, इतना डोनेशन हम कहाँ से दे पाएंगे, हमारा इतना लेवल नहीं है। देखिए, कोशिश करेगी, अगर एंट्रेंस एग्जाम में रैंकिंग अच्छे रहेंगे तो गवर्नमेंट सीट पे कर पाएगी, नहीं तो फिर हमारे बस। और P3 के बारे में क्या कहेंगे, यहाँ जो बच्चों को सिखा? सही है, हमारे हिसाब से हमारा बच्चा बहुत वीक था पहले, हमने यहाँ भेजा, उस हिसाब से बच्चा मेरा 2-3 महीने में इतना प्रोग्रेस किया, अच्छे से बोलने लगा है, सारे मैंने इंग्लिश में अच्छे से बहुत कुछ बोल लेता है अभी वो। तो हमें बहुत अच्छा लगा, हमारा बच्चा बहुत प्रोग्रेस किया है। बच्चे लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल मुश्किल है। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, बचपन हर गम से बेगाना होता है, लेकिन सबसे बड़ा सच यही है कि आने वाला जो दिन है इनका सुखद हो और ये सुशिक्षित बने, और इस देश का जो भी विकास का रास्ता है उस पर ये सब के सब आगे चलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर किसी का अपना एक योगदान होता है किसी भी समाज को आगे बढ़ने में। और आप बताइए, आपके बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे? पढ़ते हैं। क्या आपने कुछ सोचा है अपने बच्चे के लिए? ये सोचा है पढ़ लिख के अच्छा बने, कुछ करे। अच्छा मतलब क्या? अरे कुछ करे। तो करेगा, अच्छा होगा तो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर। कि अच्छा पढ़ाई करेगा। अभी तो इधर पहली बार डाले हैं। और क्या कहेंगी, बच्चों को कैसा माहौल मिलता है यहाँ पे? अच्छा माहौल है। आपका नाम जानना चाहेंगे मैडम? जयश्री मेहता। आप क्या कहेंगी, आजकल जिस तरह से महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, ऐसे में कम पैसे में बच्चों को पढ़ाना? कम पैसों में पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक बात है कि मतलब चाची है मेरी, स्कूल में टीचर चाची है मेरी, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। वैसे सब मतलब देते हैं इंक्वायरी, हर चीज़ की इंक्वायरी मिलती है, हर चीज़ में मीटिंग होती है, टीचर बोलती है ऐसी बात है वैसे बात है। लेकिन मैंने सोचा कि एक बार सेंटर जाकर भी सोचा, मेरी बच्ची है, मैं पढ़ाऊँ करके अच्छी स्कूल में डालूँ, लेकिन वहाँ पे मतलब बहुत सारी फीस बोल रहे हैं।
तो डोनेशन वगैरह सब चालू हो जाता है। फिर इतनी फीस कहाँ से लेके आएंगे सब जन भी? अगर कोई गरीब होगा तो हम लोग ठीक है चलो बड़ी खानदान के दे देंगे, लेकिन गरीब लोग कहाँ से लेके आएंगे? वही हमारा कहना है। आपको लगता है कि गरीब लोग बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन पढ़ा नहीं पाते मजबूरी की वजह से? आपको बोलना पड़ेगा। आपको नहीं लगता कि पैसे होंगे तो बच्चे अच्छे से पढ़ सकेंगे, लेकिन कम पैसे में भी पढ़ाया जा सकता है? हाँ वो तो है ही। हाँ जरूर पढ़ा सकते हैं। आपने क्या सोचा है अपने बच्चों के लिए, किस तरह से माँ के तौर पर सोचती हैं? मैं अपने बच्चों को पुलिस बनाना चाहती हूँ, पर मेरे बच्चे हर एक चीज़ में इधर जब से न P3 में आए तब से अच्छा खासा पढ़ाई करते हैं, अच्छा खासा रहते हैं और अपने बड़ों से भी अच्छे से बात करते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ, मेरे बच्चे हमेशा बोलते हैं कि मम्मी मैं ना पुलिस बनूंगा, तो मैं बोलती हूँ इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, ऐसे नहीं पुलिस बन जाओगे आप लोग। तो बोलते हैं मम्मी मैं क्या करूँ, तो मस्ती भी बहुत मस्ती करते हैं। आपके घर में और कोई है पुलिस वाला? नहीं हमारे घर में कोई नहीं है। जब पुलिस वाले बनेंगे तब पता चलेगा पुलिस वाले कैसे होते हैं। खैर ये तो मजाक की बात हो गई, लेकिन सबसे अहम है कि शिक्षा के क्षेत्र में अवसर की कोई कमी नहीं है। अनिकेत को हम बुलाना चाहेंगे। अनिकेत एक बार फिर से आएंगे और बताएंगे कि वाकई अगर आपके अंदर सब कुछ है और इच्छा शक्ति नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। आपको लगता है कि इस देश में, इस मुंबई में बहुत सारे लोग हैं जो सक्षम हैं लेकिन इच्छा शक्ति की कमी है उनमें? हाँ ये बात तो बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि जो हमारा केयर फाउंडेशन का एक यंग करके प्रोग्राम चलता है उसमें हम लोग खुद सोचते हैं कि यूथ व्हेन ऑर्गेनाइज टुगेदर कैन लीड्स टू नेशंस ग्रोथ, बट वो चीज़ हो नहीं पा रही है। मतलब हर एक का यही कहना होता है कि अगर कोई करता है तो फिर मैं उसके पीछे कदम डालूंगा। मतलब पहला कदम खुद डालने की शायद इच्छा शक्ति बहुत कम है, और जो एक बार ये करता है तो मैं बस यही चाहता हूँ कि जैसे हमने एक कदम बढ़ाया है तो जब हमें वो सपोर्ट मिलेगा तो हम दूसरा कदम बढ़ाने के लिए हिम्मत कर पाएंगे। इच्छा शक्ति की कमी मैं ज़्यादातर चाहूँगा कि यंगस्टर्स में जो दिख रही है वो बढ़े, क्योंकि यंगस्टर्स एक बोला जाता है कि एक नेक्स्ट जनरेशन खड़ा करता है। तो अगर आज के यंगस्टर्स थोड़ा खुद की सोच को बदलेंगे और कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो हो सकता है कि जिनके पास सच में बहुत कुछ नहीं है उन्हें कुछ तो हम दे पाए आगे चलकर। अगर हम सिस्टम की बात करें, अगर सिस्टम आपके साथ है, मान लें कि पूछे भाई आपको क्या क्या चाहिए, तो क्या कुछ हाइलाइट्स बताना चाहेंगे उनको अगर आपको कोई हेल्प करना चाहे तो? मैं बस यही चाहूँगा कि जब भी ऐसा कोई सवाल खड़ा हो तो सारे बच्चों को लेकर, पेरेंट्स को लेकर सोचा जाए। उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, जैसे आज बच्चे हमारे प्ले ग्रुप में अभी हम 1st to 4th स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि 1st to 4th के लिए हमें जो भी सुविधा है, जैसे छोटे मोटे बेंचेस होते हैं, हमें कोई ब्रांडेड बेंचेस वगैरह नहीं चाहिए, एक नॉर्मल सा, ताकि बच्चों को भी एक लगे कि हम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हम कहीं फ्लोर पे वगैरह नहीं बैठ रहे हैं, हम बेंचेस पे बैठकर सीख रहे हैं। हमें थोड़ा बहुत, जैसे कि अभी लैट्रिन की सुविधा नहीं है तो बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, तो हम चाहते हैं कि वैसी कोई सुविधा उपलब्ध हो। और ज़्यादातर तो मैं यही कहना चाहूँगा सरकार को कि जैसे हमारे यहाँ पे बहुत BMC स्कूल्स वगैरह है जो वैलिड अच्छी तरीके से रन नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसी कोई स्कूल हमारे NGO को दी जाए ताकि हमें क्लासेस वगैरह उन्हीं के यूटिलाइज़ करने मिले और हम अपना जो योगदान है वो ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की तरफ दे पाए, रैदर देन ऐसी चीज़ों पर इन्वेस्ट करने से अच्छा। भावना जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीबी में हिम्मत नहीं कर पाते कि हम किसी स्कूल में जाएं, उनको, उन माओं को क्या कहेंगी आप? मैं यही कहना चाहती हूँ कि रीच एंड टीच करके हमने एक मुहिम छेड़ी है यहाँ पर इस साल से, क्योंकि लास्ट ईयर से मैं देख रही हूँ, 1 साल से जैसे हमने यहाँ पर चालू किया, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे या बहुत सारे बच्चे ऐसे जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके माँ बाप हमारी कम फीस होने के बावजूद वो यहाँ पर नहीं डाल सक रहे हैं। तो मैं रीच एंड टीच करके यहाँ पर हमने चालू की है, जिसमें ज़्यादा नहीं, कहते हैं ना कि आपकी जो पूरी इनकम है उसमें से अगर मंथ के आप 50 रुपये कम से कम वो भी आप हर मंथ देते हो तो भी उतना हो सकता है कि हम अच्छे से अच्छे उनको यहाँ पे एजुकेशन दें, उनको इम्प्रूव करें हम। ये बहुत अहम बात कर रही हैं भावना कि अगर 50 रुपये भी आप दे सकते हैं तो बच्चों के लिए काम करने का जो सिस्टम है उसमें तेज़ी आ सकती है और रीच एंड टीच उसके ज़रिए भी बच्चों को पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी वक्त होगा एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे मुंबई की आवाज़ में और बताएंगे कि आज की तारीख में क्यों और कितना ख़तरनाक हो गया है शिक्षा माफिया। लेकिन राहत की बात यह है कि ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे माहौल में भी शिक्षा को ज़िंदा रखे हुए हैं। देखते रहिए मेरे साथ, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष, बहुत जल्द हाजिर और ब्रेक के बाद देखते रहिए मुंबई की आवाज़। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरे साथ मुंबई की आवाज़, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आज हम बात कर रहे हैं जवाहर नगर और जो खार ईस्ट में है, मुंबई का एक इलाका है बड़ा सा। बच्चे हैं हमारे साथ, शिक्षा की बात हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बच्चे आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन कई बार उनके घर वाले उतने सक्षम नहीं हो पाते। लेकिन इस सिस्टम का क्या, जो सिस्टम सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली सरकार बनती है लेकिन बच्चों को फिर भी स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन कुछ बच्चे कितने टैलेंटेड हैं उसकी एक वानगी देखिए। आप लोग कुछ सुनाना चाह रहे हैं, बताइए, बोलिए क्या सुनाएंगे? Twinkle, twinkle, little star, how I wonder जोर what से to... सुनाइए।
Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the moon so high, like a diamond twinkle sky. Up with all the birds so high, like a diamond in the sky. और कोई आता है बाबा ब्लैक शिप? जॉनी जॉनी? Donny, Donny, yes, Papa. It is sugar, no Papa. Telling you mouth, no Papa. Telling night, no Papa. ओपन योर माउथ। पीछे किसे गिरी? House, तो बच्चों को लेकर बहुत सी धारणाएं हैं। हम जानने की कोशिश करें कि महंगाई के इस दौर में बहुत ही कम पैसे में, जिसका कोई राशि निश्चित नहीं है, लेकिन उसमें भी बच्चों को शिक्षित करने का जो काम है भावना जी कर रही हैं। भावना जी, चुनौतियां किस तरह की आई शुरुआती दौर में जब आपने इस तरह का काम शुरू किया? तो पहले तो जब हमने इतनी कम फीस में ई लर्निंग और कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी पे हमने सिखाना चालू किया तो पेरेंट्स लोगों को विश्वास नहीं हुआ था कि हम ये सब चीज़ें देने वाले। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे पेरेंट्स आए और हमने ये चालू किया सब, तो धीरे मतलब बहुत टाइम लगा उनको यकीन करने पर कि ये सब चीज़ें इतनी कम रेट में भी मिल सकती है या इतनी कम प्राइस में भी हम दे रहे हैं करके। तो स्टार्टिंग में तो कन्विंस करने के लिए टाइम लगा ही है और इस साल भी लगेगा क्योंकि हमने रीच एंड टीच चालू किया है, जिसके अंतर्गत हम कुछ गरीब बच्चों को हम अपनी तरफ से पढ़ाई देने वाले हैं निःशुल्क। और आगे के लिए हम चाहते हैं लोगों के कि वो कुछ डोनेट करें हमें, जिससे और भी बच्चे हैं वो भी पढ़ाई कर सके अपनी। बस ये चाहत होनी चाहिए कि हमारे बच्चे किसी भी सूरत में पढ़े। बहुत सारी माएँ हैं, माओं की भी जिम्मेदारी होती है। आप क्या चाहती हैं बच्चों की शिक्षा की अगर हम बात करें, किस तरह से देखती हैं इस शिक्षा को? शिक्षा ज़रूरी है बच्चों को, चाहे वो बड़े हो चाहे छोटे हो, मतलब बच्चों को शिक्षा देना ज़रूरी है ताकि फ्यूचर में वो कुछ बन सके और उनके ऊपर डिपेंड करता है वो क्या बनना चाहे। शिक्षा देना हमारा फ़र्ज़ है, जितना हो सके हम उनको शिक्षा दे सकें, जहाँ से लेके मतलब चाहे वो जो शिक्षा उनको चाहिए, जो उनको बनना है, उन पे प्रेशर ना करे कि नहीं आपको यही बनना है। उनकी चॉइस होनी चाहिए कि वो क्या बनना चाहिए। लेकिन बाकी जो बड़े स्कूल हैं वहाँ तो पैसा होना चाहिए, डोनेशन देना चाहिए। डोनेशन, लेकिन अब डोनेशन जो माँ बाप नहीं दे सकते हैं वो कहाँ से पढ़ाएंगे, वो मेन प्रॉब्लम वो है। तो जहाँ सके मतलब ये केयर फाउंडेशन जो है वो बच्चों के लिए शायद बहुत ही आगे चल के बहुत ज़्यादा उनको हेल्प करेगा, उनको आगे शिक्षा पाने के लिए। अब देखते हैं क्या होता है। आप कैसे देखते हैं बच्चों के भविष्य को? अच्छे से देखते हैं। यहाँ पे डालने के बाद से बच्चे अच्छे से पढ़ने उड़ने लगता है। पहले मस्ती करता था, अभी सब सही है। पहले बच्चे मस्ती करते थे, अभी सब सही है, सही बोल रहे हैं क्या? नहीं, मस्ती बहुत करते हैं बच्चे। मेरे बच्चे बहुत मस्ती करते हैं। करता है, मस्ती भी करता है, लेकिन पहले से ज़्यादा बेटर हो गया है। आपने कुछ सपना देखा है बच्चे के लिए? मेरा सपना मैं अपने बच्चे के डॉक्टर बनाऊँ। टेक्निकल पढ़ाई की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है, उस तरह से मार्गदर्शन किस तरह से देंगी आप बच्चों को जो कोई पुलिस में जाए, कोई डॉक्टर बनना चाहे? मैं तो यही चाहूँगी कि सबके सपने पूरे हो, लेकिन डोनेशन का जो राक्षस है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो। और अगर ख़त्म नहीं होता है तो अगर वहाँ आप डोनेशन भर सकते हैं तो केयर फाउंडेशन P3 में भी आप कम से कम ज़्यादा नहीं 50-50 रुपये का आप डोनेशन दे ही सकते हो ताकि इन बच्चों का फ्यूचर अच्छा चले। अनिकेत, बाकी जो यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं इस इलाके में, तो बड़े बड़े लोग हैं, उन लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहता है? फ़िलहाल तो ऐसा हुआ है कि केयर फाउंडेशन के थ्रू हम लोग ने जब भी कोई इनिशिएटिव लिया है, हम लोग ने बहुत बार उनको पुकारा है कि हमें आकर हेल्प करे, किसी भी ढंग से हेल्प करे। थोड़ा सा डोनेशन होता है या फिर किसी काइंड में हेल्प होता है, बट अभी तक तो कभी ऐसा कोई सपोर्ट मिला नहीं है। अब हमने एरिया चेंज किया है, फिलहाल हम 3 बंगला खार में थे, वहाँ से जवाहर नगर खार में आए। अब देखते हैं यहाँ के जो प्रतिनिधि है वो सच में प्रतिनिधित्व किस प्रकार से करते हैं, वो तो एक्सपीरियंस हमें यहाँ आएगा। पर जो कि इसके पहले आपने एक सवाल पूछा था कि बच्चों को पुलिस में या इंजीनियरिंग ऐसी चीज़ों में जाना होता है, उसके लिए हम 2 चीज़ें अपनी करिकुलम में एडिशनल डालते हैं। एक होता है फिजिकल एबिलिटी बढ़ाना और एक मेंटल एबिलिटी बढ़ाना। जो कि इंजीनियरिंग या मेडिकल की पढ़ाई जो होती है बहुत स्ट्रेसफुल होती है, तो हम उसमें मेडिटेशन वगैरह करवाते हैं बच्चों को, जिससे वो थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो जाए उन पढ़ाई के लिए। और साथ में फिजिकल एबिलिटी बढ़ाने के लिए हम क्लाइंबिंग, रोप क्लाइंबिंग या फिर लैडर क्लाइंबिंग, स्विंगिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं जिससे फिजिकल एबिलिटी बढ़े। सिंगिंग भी सिखाती हैं आप, मेहंदी भी सिखाती हैं। कुछ मेहंदी वालों को बुलाइए यहाँ पे और बताइए उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। हम जानना चाहेंगे कि मेहंदी देखने में जितनी अच्छी लगती है उसकी जो लाली है, लेकिन मेहंदी लगाना भी एक हुनर का काम है। आपका नाम बताइए। पूजा जायसवाल। आप कितना एक्सपर्ट मानती है अपने आप को? मेहंदी दिखाइए सबसे पहले। ये किसने लगाया आपको?
मैंने खुद से लगाया, लेकिन अभी मैंने अभी ज्वाइन किया, तो अभी तक इतना नहीं सीखा है। जितना सीखा है बहुत सीखा है। मैम इतना सिखाती है कि हमें जितना नहीं आता था ना उससे ज़्यादा आने लगा है। अभी देख के भी निकाल सकते हैं, इतना तो आ ही है। आप बताइए, आप बहुत देर से बच रही हैं, बताइए, आप बताइए। अच्छा आप बताइए, आप किस क्लास में पढ़ती हैं? अभी मैं नहीं पढ़ती हूँ। हाँ मेहंदी की, लेकिन कहीं तो पढ़ती होंगी आप। पहले किया था। यहाँ मौका मिलेगा तो पढ़ेंगे आप? हाँ। क्या कहेंगी भावना जी? कि अगर पढ़ना चाहेंगी तो हम भी चाहते हैं कि हम इन्हें पढ़ाएं, लेकिन इतने बड़े बच्चों के लिए हमारे स्कूल में अभी तक तो कोई फैसिलिटी या इतनी बड़ी स्कूल अभी चालू हुई नहीं है। तो बस लोगों का सपोर्ट रहे तो हम जल्दी से जल्दी आगे। एक साथ कितने बच्चों को आप पढ़ा सकती हैं आप, जो भी सिस्टम है यहाँ पे? एक साथ में आप, ऐसा कुछ नहीं है कि एक साथ कितने बच्चों को पढ़ा सकती है। बच्चे बच्चे हैं, हम पढ़ा सकते हैं। कम से कम मैं 50 से 60 बच्चों को एक साथ में पढ़ा सकती हूँ। हम असिस्टेंट तो रखते ही हैं, ताकि क्योंकि बच्चे हैं, मस्ती करते हैं, खेलते हैं, करते हैं, तो थोड़ा सा तो ध्यान देना ही होता है। इतने कम बच्चे होते हुए भी हमने ऐसा नहीं कि मैं अकेली ही यहाँ पर टीचर हूँ, मेरी असिस्टेंट भी है साथ में, वो भी हमारी हेल्प कर। उनको बुलाइए जरा। विनीता आइए। अपना नाम बताइए। विनीता सिंह। आप बताइए, आपकी क्या भूमिका रहती है बच्चों की शिक्षा में? पढ़ाने की, उनकी देख रेख करने की। मस्ती कर रहे तो उनको समझाने की, रोकने की। आपको कौन समझाता है? मेरी मैम। बच्चों को सबसे मुश्किल क्या लगता है, किस तरह से संभालने में? सबसे मुश्किलात कौन से वक्त में आता है? वो जब भी हाँ मस्ती करते हैं, जब मस्ती करते तो सुनते नहीं है, मस्ती करते तो सुनते नहीं है। अच्छा, बाकी जो हम सुरक्षा की बात करते हैं, सुरक्षा को कितना ध्यान रखती हैं बच्चों की सुरक्षा के लिए? बहुत ध्यान में रखते हैं सुरक्षा के लिए हम। अनिकेत, आपसे एक बार और जानना चाहेंगे कि जो माँ बाप आपके ऊपर भरोसा करता है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को सुरक्षित माहौल दिया जाए, उसके लिए क्या करते हैं आप लोग? ज़्यादा से ज़्यादा हम यही ट्राई करते हैं कि जब स्कूल पीरियड चालू हो तो हम बच्चों पे पूरा सा ध्यान दें, और इसके लिए हमें फ़िलहाल फर्स्ट साल होने की वजह से हमने कुछ बाहर के आउटडोर एक्टिविटीज़ कम की है, या फिर ना के बराबर है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक बार सिर्फ पिकनिक विजिट पे लेके गए थे, वो भी एडवेंचरस विजिट था भवंस कॉलेज में। उसके अलावा हम ज़्यादातर बाहर की एक्टिविटीज़ तो अभी फ़िलहाल लिमिटेड रखते हैं, ताकि कुछ वैसा हो नहीं। अभी हमें जो हमारे ओनर है उन्होंने कंस्ट्रक्ट करके दिया टेरिस, वो टेरिस होने के बावजूद हम ऊपर इसलिए नहीं लेके जाते क्योंकि उसका भी पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाया। तो थोड़ी सेफ्टी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और जैसे ही बच्चे बढ़ेंगे तो हम ऑफकोर्स टीचर्स बढ़ाएंगे जिससे उन्हें सेफ्टी मिलती रहे। आप सब लोग यहीं खड़े रहिए, हम अंदर का रूम भी दिखा देते हैं अपने दर्शकों को, और एक और चलना चाहेंगे। ये बिल्डिंग देखिए, यही है वो स्कूल जिसमें आने वाले समय में बहुत सारी तैयारी की जा रही है। हमारे कैमरामैन देवानंद हमारे साथ हैं। ये जो P3 प्री प्राइमरी स्कूल, बहुत ही मामूली रकम देकर बच्चों को यहाँ पर शिक्षा दी जा सकती है। तो कुल मिलाकर यहाँ जो स्थितियाँ हैं, अगर ये पूरा जो छोटा सा कमरा देख रहे हैं, यहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, और ये बताने की कोशिश की जाती है कि आप किसी मामले में कम नहीं हैं, आपके अंदर पावर है, आपके अंदर टैलेंट है। अनिकेत, आपको एक बार बुलाना चाहेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर बच्चों को और क्या क्या बताया जाता है, क्योंकि क्लासरूम देख के तो बहुत बढ़िया लग रहा है। बच्चों को हम ज़्यादातर देखिए, जो कि हमने एक नया इनोवेशन किया है, ये जो पर्दा यहाँ पे लगाया गया है, यहाँ से प्रोजेक्टर दिखाया जाता है, उनको प्रोजेक्टर स्क्रीन पे सिखाया जाता है, जो कार्टून टाइप फिल्म्स होती है वो दिखाकर उन्हें ट्रेनिंग किया जाता है। आप वहाँ पर देखेंगे लैडर है, फिर ये जो है वो स्विंगिंग झूला है, जिसमें उन्हें हम ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी सिखाते हैं। अगर आप ऊपर देखेंगे तो एक पंचिंग बैग है, वो पंचिंग बैग में हम उन्हें पंचिंग वगैरह करना सिखाते हैं। और जो कि आप देखोगे, हमने दीवारों को कलर देने की बजाय उस पर कुछ चार्ट्स या ऐसे अटका के रखे, जिनसे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलती रहे कंटिन्यू। ऐसे ही सेम हमने थोड़ा बहुत ऊपर करने की कोशिश की, पर जो कि कंस्ट्रक्शन वर्क अभी ख़त्म हुआ था और थोड़े पैसों फाइनेंस का प्रॉब्लम था, तो हमने इतना सारा ऊपर नहीं किया। बट ये रूम जैसे वैसे ही हम चाहेंगे कि ऊपर के 2 रूम भी वैसे ही बने। तो विद्या की देवी माँ सरस्वती की तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है, और जाहिर तौर पर जिस तरह से जीजा माता ने शिवाजी महाराज को जो संस्कार दिए थे, तो एक पुत्र अपनी माता का संस्कार लेकर किस कदर महान बनता है, उसकी भी तस्वीर है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि वाकई यहाँ पर जिस तरह से भावना जी ने और अनिकेत जी ने बच्चों के संसार में खुशी लाने की कोशिश की है, ऐसे में उम्मीद बढ़ जाती है कि अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो इन बच्चों की ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती हैं, क्योंकि यही बच्चे हैं जो कल भविष्य बनेंगे देश का। और निश्चित रूप से आज अगर इनकी देखरेख की जा रही है तो जाहिर तौर पर ऐसे पूरे
पूरी सोच को, पूरे योगदान को सराहा जाना चाहिए। और हम चाहेंगे कि भावना जी की जो भी समस्या है, अनिकेत का जो भी प्रॉब्लम है, उसको सरकार समझे, ताकि ये गर्व के साथ महसूस करें कि सबका साथ सबका विकास का नारा सच हो गया है और अब इनके साथ साथ बच्चों के दिन भी अच्छे आ गए हैं। अगर आपके आसपास भी कोई समस्या है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हम आपकी आवाज़ बनेंगे। आपके टीवी स्क्रीन पर हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है। कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग इलाके में, किसी अलग समस्या के साथ। तब तक मेरे कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, यानी अवनिंद आशुतोष को। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार। क्या हुआ आपके साथ एयर इंडिया के फ्लाइट में? जी एक्चुअली मैं कोलकाता में थी 3 दिन से, और मेरा आज सुबह का फ़्लाइट था 9:45 का। और मैं जब यहाँ पर लैंड की हूँ तो मेरा बैगेज मैंने इंक्वायरी किया तो मेरा सामान मेरे पास नहीं था। मैंने फिर उनसे जाकर बात की तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपका जो सामान है वो हमने एक्चुअली सिंगापुर चला गया है। बस मेरा सामान तो गायब हो चुका है, हो सकता है लेकिन कल तक इंशाल्लाह मिल जाएगा मुझे। ये लापरवाही किसकी है, आपकी या एयर इंडिया की? क्योंकि आपका ध्यान हमने सुना कि शाहिद अफरीदी में अटका हुआ है आज भी, क्योंकि वर्ल्ड कप में आप चाह रहे हैं कि वो सबसे टॉप पे आ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ध्यान तो था, लेकिन सामान के ऊपर भी ध्यान था। मैं तो बिल्कुल दिल से चाहती हूँ कि शाहिद अफरीदी जीते और वर्ल्ड कप यहाँ से लेकर जाएं, लेकिन मेरा सामान चला गया, उसका मुझे ज़्यादा अफसोस है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, यहाँ तक कि कुछ सर्टिफिकेट्स थे वो भी चले गए मेरे, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, मैं बिल्कुल दिल से चाहती हूँ कि शाहिद अफरीदी वर्ल्ड कप जीते, और जीतना पड़ेगा यार। लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से जिस तरह से उन्होंने निराश किया पिछले दिनों, उन्होंने एक बात और कही है, शायद आपको महसूस हुआ होगा कि पाकिस्तान में जितना प्यार नहीं मिलता हिंदुस्तान में मिलता है। आप उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल सही बात है कि उनका परफॉर्मेंस कुछ दिनों से ख़राब हुआ है, लेकिन ये तो हर प्लेयर के साथ होता है, हर एक्टर के साथ होता है। कभी उनकी फिल्म हिट होती है, कभी फ्लॉप होती है, तो उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए। और रहा सवाल, क्या दूसरा क्या सवाल है आपका? तो उतना प्यार नहीं मिला पाकिस्तान में। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है कि देखिए 8 महीने से सबसे ज़्यादा मैं प्यार दे रही हूँ, मतलब अगस्त से लेकर लगातार अभी तक मेरा ही प्यार चल रहा है। तो बिल्कुल अफरीदी ने जो आकर बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो खुश होकर बोला है, तो बिल्कुल उन्होंने कहा है कि मुझे इंडिया में जितना ज़्यादा प्यार मिलता है इतना प्यार मुझे पाकिस्तान में भी नहीं मिला, तो मैंने तो दिया है यार इतना प्यार। अगर वर्ल्ड कप में अगर आपको साथ रहने का मौका मिला तो आपको लगता है कि वो वर्ल्ड कप जीत पाएंगे? अगर मैं सामने बैठी रही और मैंने ऐसे कर दिया तो जीत जाएंगे। उन लोगों को क्या कहेंगी जो वर्ल्ड कप के लिए बहुत प्रयास तो करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन फिसड्डी साबित हो जाते हैं? बिल्कुल मतलब एज ए प्लेयर जो वहाँ पर जो खेल जिनको आप पसंद करती हैं, कोई भी खिलाड़ी किसी भी कंट्री के? यार मैं बड़ा पसंद करती थी रिकी पॉन्टिंग को, लेकिन वो कभी फिसड्डी नहीं रहे हैं, वो तो बहुत बड़े प्लेयर हैं और बहुत क्लास हैं। तो नहीं, मैं तो मेरे जो भी प्लेयर्स हैं लाइक रिकी पॉन्टिंग, एडम गिलक्रिस्ट, विराट कोहली एंड धोनी ऑल्सो, एंड शाहिद अफरीदी बहुत ऊपर। अगला हंगामा क्या करने वाले हैं शाहिद अफरीदी के साथ आप? मार्केट में बहुत कुछ चर्चा हो रही है। हंगामा नहीं है, कुछ चीज़ें सच होती हैं लेकिन उनको हंगामा बना के रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, तो वो हंगामा नहीं है। लेकिन अगर कुछ चीज़ को जो पॉजिटिविटी होती है कुछ मीडिया में ऐसे नेगेटिव शो कर दिया जाता है तो ट्विस्ट आ जाता है थोड़ा सा, इट्स ओके, हैंडल। आखिरी सवाल, जब आपके ज्वेलरी मिल जाएंगी, सारे सामान लौट आएंगे, तो किस तरह से एंजॉय करेंगे? एंजॉय बिल्कुल, एयर इंडिया मतलब जो एयरपोर्ट है उसके बाहर जाके हम मीडिया को बुला के उन लोगों का ऐसे शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने प्लीज़ हमारा सामान मंगवा दिया, थैंक यू सो मच। बात करने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आने। थैंक यू थैंक यू। वाकई आर्शी खान को इंतज़ार है उस घड़ी की जब शाहिद अफरीदी वर्ल्ड कप जीत लें और इनका जो सामान है वापस हो जाए, इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा आपको और हमें। कैमरामैन देव आनंद के साथ अवनिंद आशुतोष, 11 न्यूज़, मुंबई।